माई सेल्फ सूरज कुमार, बायो फैकल्टी फ्रॉम ब्राइट लाइन इंस्टीट्यूट। एट करेंट यदि आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैं श्योर हूँ कि आप साइंस स्ट्रीम में आ चुके हो या साइंस स्ट्रीम में आने जा रहे हो। तो लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले क्यों ना हम थोड़ा सा साइंस से इंट्रोड्यूस हो जाएं। तो मुझे नहीं पता कि आपसे जब आज से पहले पूछा जाता होगा कि साइंस क्या है तो आप क्या जवाब देते थे, लेकिन मैं अगर अपनी बताऊं, मुझसे कोई पूछता था साइंस क्या होता है तो मेरा पहला जवाब होता था कि साइंस को हम कुछ लिमिटेड वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हो कि सर फिर हम साइंस को कैसे समझे। तो साइंस का कोई एक फिक्स जवाब नहीं है, फिर भी अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता देता हूं कि साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक लर्निंग है वर्ल्ड के बारे में, और ये टेस्टिंग है हमारे अंडरस्टैंडिंग की एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और डिस्कवरीज के थ्रू। तो यहाँ पे जो चीज क्लियर रखनी है ये कि साइंस जो है वो वर्ल्ड के बारे में सिस्टमैटिक तरीके से लर्न करना है, और दूसरा कि हमने क्या लर्न किया है उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और डिस्कवरी के थ्रू समझना है। तो यहाँ पे हम साइंस को कह सकते हैं कि साइंस क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट वर्ल्ड। तो यहां पे हमने क्या जाना कि साइंस जो है वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है लर्न करना किसके, वर्ल्ड के बारे में। और दूसरा कि टेस्टिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या आप लर्निंग भी कह सकते हो। अभी हमने लर्निंग जाना था कि हम क्या लर्न हैं। तो टेस्टिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज। तो यहाँ पे हमने दो बातें जानी, इसको दोबारा क्लियर कर लो कि साइंस को हम समझ सकते हैं कि सिस्टमैटिक प्रोसेस है लर्न करने का वर्ल्ड के बारे में, यानी वर्ल्ड को लर्न करने का सिस्टमैटिक प्रोसेस। और दूसरा कि टेस्टिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरीज। ठीक है, तो ये आपको साइंस के बारे में एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है कि अगर आपसे कोई पूछता है तो साइंस के बारे में आप ये बता सकते हो। अब नेक्स्ट आता है कि साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं। तो ये कोई नया वो नहीं है, आप 9-10 से भी आपको सेपरेट कर दिया गया था। अगर आप एसएम में पढ़ते थे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की अलग अलग आती थी। तो यही इसकी ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की तो क्लास ही है, तो इसको तो हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। तो फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फिनोमिनास। ठीक है, फिनोमिनास के बारे में जानना। तो स्टडी है फिनोमिनास की। अब इसके अंदर हम मैटर एंड एनर्जी, इन सब के बारे में भी जान लेते हैं। और ये माइक्रो और मैक्रो दोनों, यानी कि एटम, इलेक्ट्रॉन से लेके जो वर्ल्ड है वहां तक जाता है। तो इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़ लेते हैं। माइक्रो यानी कि जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और मैक्रो जो बहुत बड़े हमें दिखाई देते हैं। तो दोनों की स्टडी, ठीक है, दोनों फिनोमिनास की स्टडी को हम फिजिक्स कह सकते हैं। और केमिस्ट्री क्या होती है? तो केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ केमिकल्स। ठीक है, अब केमिकल्स में आप मैटर भी ले सकते हो और इनकी रिएक्शंस वगैरह, मैटर एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या जाना कि केमिस्ट्री जो स्टडी है केमिकल, अब केमिकल्स के अंदर मैटर और केमिकल रिएक्शंस वगैरह के बारे में स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं। बायोलॉजी नाम ही दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, बायो यानी लाइफ, ठीक है, और लॉजी मीन्स स्टडी।
तो यहाँ पे जो है क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ, दूसरी चीज कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म, और तीसरा एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो यानी बायोलॉजी क्या है कि स्टडी है लाइफ की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की और एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की। एवोल्यूशन मतलब विकास, जो जिस आगे ग्रेजुअल प्रोसेस से हम लोग एवोल्यूट हुए हैं उसकी स्टडी। तो यहाँ पे हमने क्या क्या जान लिया, एक बार फिर से देख लो। साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है वर्ल्ड के बारे में लर्न करने की। दूसरा कि हमने क्या लर्न किया ये हम कैसे टेस्ट करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू और डिस्कवरीज के थ्रू। तो ये याद रखना है। अब साइंस की कितनी ब्रांचेस है, तो साइंस की मेन जो है 3 ब्रांचेस है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो फिजिक्स जो है वो स्टडी है फिनोमिनास की, केमिस्ट्री जो है स्टडी है केमिकल्स की, और बायो जो है वो स्टडी है लाइफ की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो यदि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो या आपको लाइफ से काफी लव है या आप लाइफ को काफी पसंद करते हो, जीवन को, तो आप ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ के आगे जा सकते हो। तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और यदि आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो और आपको मशीन्स वगैरह से ज्यादा प्यार है, तो आप बायो को छोड़ के जो है मैथ्स पढ़ सकते हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। और बाकी इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज तो सब्जेक्ट होंगी। तो इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आ जाते हैं बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी बता चुका हूं, स्टडी है किसकी, लाइफ की। और लाइफ के साथ साथ आप लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, यानी जीवित चीजों की, और एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की भी, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो ये पहले बता चुका हूं। तो स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है, तो बायोलॉजी होती है। अब बायोलॉजी को हम 2 पार्टों में पढ़ते हैं। तो 11th 12th जो है उसमें हम कुछ चीजें हैं जो प्लांट्स के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, कुछ है एनिमल के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो इसको हमने बायोलॉजी को 2 मेन ब्रांचेस में बांट दिया है, जूलॉजी और बोटैनी। तो जूलॉजी क्या होती है, तो जूलॉजी है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप आगे ये लगा लेना, ठीक है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद, ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल की पढ़ाई जिस ब्रांच में बायोलॉजी की होती है उसे जूलॉजी कहते हैं। और बोटैनी तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो यानी यहाँ पे हमने देख लिया कि बायोलॉजी के 2 ब्रांचेस हैं, जूलॉजी और बोटैनी। जूलॉजी में हम एनिमल की पढ़ाई करते हैं और बोटैनी में हम प्लांट्स की पढ़ाई करते हैं। तो इसको भी नोट डाउन कीजिए। तो अब हम आ जाते हैं जो 11th क्लास की आपकी एनसीईआरटी है उसके पहले यूनिट पे। तो पहले क्लियर कर देता हूं कि जो 11th क्लास है उसकी पूरी बुक को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो 5 यूनिट में से जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट, तो पहले यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स हैं। 4 कौन कौन से चैप्टर हैं, तो चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम, और फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम।
और यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो क्योंकि आप पहली बार जो है बायोलॉजी को सेपरेट करके पढ़ रहे हो, तो 11th क्लास की पहली यूनिट ही आपको लाइफ से इंट्रोड्यूस करने के लिए बनाई गई है। तो लाइफ से इंट्रोड्यूस करने में सबसे पहली यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। कहने का मतलब कि डिफरेंसेस among लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने आसपास में देखते हो कि एक चींटी से लेके एक हाथी तक, एक बर्ड से लेके एक ब्लू व्हेल तक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से लेके जिराफ तक। तो यहाँ पे हम जब अपने आसपास देखते हैं तो हमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें काफी डिफरेंसेस दिखाई देती है। तो इसी को समझने के लिए पहली यूनिट बनाई गई है हमारी, जिसका नाम है डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस यानी विभिन्नता लिविंग वर्ल्ड में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो डिफरेंसेस अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। द लिविंग वर्ल्ड, जिसके अंदर हमें इंट्रोडक्शन देंगे कि लिविंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन, और थोड़ा बहुत हम जानेंगे क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में। और दूसरा चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जिसके अंदर हमें 5 किंगडम और उसमें 3 किंगडम को समझा भी देंगे। तो नॉर्मली 3 किंगडम कौन कौन से समझा देंगे? तो पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, इन तीनों को हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। और वायरस, जो किसी में भी क्लासिफाई नहीं किया गया है, वायरॉइड और लाइकेन, इनके बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। और प्लांट किंगडम पूरा प्लांट से रिलेटेड है और एनिमल किंगडम पूरा एनिमेलिया के लिए। तो ये एनिमेलिया किंगडम के लिए है और ये प्लांटे के लिए है। तो यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, पहले यूनिट को पढ़ा के आपको लाइफ से इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो उससे पहले इसे नोट कर लीजिए। तो आइए हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड, इसको जानना स्टार्ट करते हैं। तो द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला जो चीज आपको समझना है वो लिविंग। तो पहला टॉपिक जो है वो आपका क्या है, व्हाट इज लिविंग। ठीक है, व्हाट इज लिविंग। अब ये टॉपिक ही क्यों बना पहला, व्हाट इज लिविंग? तो क्योंकि सीधी सी बात है कि हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड समझने जा रहे हैं और हमें लिविंग का ही मतलब नहीं पता होगा या लिविंग क्या है यही नहीं पता होगा, तो क्या फायदा फिर हमें उसमें डाइवर्सिटी के बारे में जान के। तो इसी कारण से पहला टॉपिक है हमारे चैप्टर का व्हाट इज लिविंग। अब कुछ एग्जांपल दूंगा और इससे हम इसे समझेंगे। देखो, कई ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम डिफाइन कर पाते हैं और कई चीजें होती है जिसे हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं कुछ लिमिटेड वर्ड में। जैसे एग्जांपल के लिए जब आपको फोर्स पूछा जाएगा, जैसे आपने 9th क्लास में फोर्स पढ़ा होगा, तो आप कह देते थे ए पुश और अ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी चीज को धकेलना या खींचना बल है। तो लिमिटेड वर्ड में डिफाइन हो गया। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम डिफाइन नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, आपके फ्रेंड का नाम मान लो सुरेश है। अब मैं कहूं व्हाट इज सुरेश, तो आप सुरेश को डिफाइन कर सकते हो? नहीं। तो आप कहोगे कि फिर हम इसके बारे में कैसे जाने जब हम इसे डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्हाट इज लिविंग है वो कुछ ऐसा ही टर्म है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमें जानने हैं वो क्या है, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो हम इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लेंगे और उससे जानेंगे कि जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो लिविंग है कि नहीं। और अगर कोई पूछ ले कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है,
तो ये कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं दैट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज। यानी अगर कोई पूछे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, तो कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी चीज के, या फीचर्स आप कह सकते हो, फीचर्स होते हैं, ठीक है, फीचर्स होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उस चीज को। तो यहाँ पे मैं और मेरे सामने एक टेबल रख दिया जाए, तो कोई तो ऐसी चीज होगी ना मेरे अंदर अलग, जो आप मुझे लिविंग कहोगे और उसे नॉन लिविंग कहोगे, तो वही सारी चीजें जिसको देख के आप मुझे लिविंग कहोगे वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। तो इस चैप्टर के अंदर लिविंग को समझाने के लिए हमें 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए गए हैं। कौन कौन सा? ग्रोथ, ठीक है, इसके अलावा जो दिया गया है वो है रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे जो है कॉन्शियसनेस, तो ये 5 हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए हैं इस चैप्टर में, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसे देख के हम ये बता सकते हैं कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अगर ये सारे फीचर्स होंगे तो वो लिविंग है, और ये नहीं होंगे तो वो नॉन लिविंग है। तो यहां तक समझ आ गया। अब इसके साथ साथ आपको एक और चीज क्लियर करनी पड़ेगी। तो देखो, हम डिफाइन तो नहीं कर सकते लिविंग को, लेकिन कुछ तो ऐसे फीचर्स होते होंगे ना जो सिर्फ लिविंग में होते होंगे, नॉन लिविंग में नहीं होते। यानी हम सीधे से कह सकते हैं कि वो फीचर्स जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो, तो उन्हें फिर हम डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। क्या कहेंगे? डिफाइनिंग फीचर। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर में यही डिफरेंस है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर में एक्सेप्शन होते हैं, डिफाइनिंग फीचर में एक्सेप्शन नहीं होते। तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखी, इसको भी क्लियर रखना। क्या? डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर। अब आपसे कोई पूछेगा डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं? दैट हैव नो एक्सेप्शन, ठीक है, जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं कि मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, तो आप तुरंत कहोगे नहीं सर, एक ऐसा भी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, मरकरी। तो यहां पे हमने देखा कि जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो सॉलिड था ये क्या था? कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन भी आ गया मरकरी कि जो सॉलिड नहीं होता। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखो तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होगी? उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और पता लगाएंगे इनमें से कौन सी चीज जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और कौन सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यहाँ पे आपको क्लियर रखना है कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये दोनों जो होंगे वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बाकी जो ये नीचे के 3 है ये डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है। कैसे हैं वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं डिफाइनिंग फीचर कहता हूं तो आप बस ये चीज याद रख लेना कि सारे लिविंग जो हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ये करते होंगे और कोई भी नॉन लिविंग ये नहीं करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर होंगे। ये हम आगे अभी जब हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा।
और जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है या डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग के साथ एक्सेप्शन में कुछ नॉन लिविंग भी करते होंगे या सारे लिविंग नहीं करते होंगे, लेकिन मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, यानी सारे लिविंग करते होंगे और कोई भी नॉन लिविंग नहीं करता होगा। इसी कारण से इन तीनों को किस में रखा गया है? डिफाइनिंग फीचर में रखा गया। तो आप ये याद रखना कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं वो डिफाइनिंग फीचर भी हो सकते हैं, लेकिन तो यहाँ पे चीज क्लियर रहेगी क्या कि मैंने कहा कि सारे डिफाइनिंग फीचर जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो होते ही हैं, ठीक है। सारे, यहाँ पे एक चीज और याद रख लेना, देखो ऑल डिफाइनिंग फीचर, डीएफ लिख रहा हूं, ठीक है। ऑल डिफाइनिंग फीचर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर बट नॉट ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। क्यों? अभी इसको भी क्लियर कर देता हूं। देखो कि नॉर्मली जो डिफाइनिंग फीचर बोल रहा हूं मैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो रहे होंगे, लेकिन कैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहे होंगे? जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं रहा होगा। तो यानी कि सारे डिफाइनिंग फीचर जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे ही, लेकिन सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफाइनिंग फीचर नहीं बन सकते, क्योंकि उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे भी होंगे जो नॉर्मली एक्सेप्शन देते होंगे, तो वो डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये लाइन जो है वो सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं ग्रोथ को। तो ग्रोथ क्या चीज होती है? तो एनसीईआरटी ने कहा है, और नॉर्मली भी आप ग्रोथ जानते हो कि ये इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज है, यानी इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंज होता है। अब वो किसका? ऑर्गन का हो सकता है, टिश्यू का हो सकता है, पार्ट का हो सकता है, ठीक है। तो ये ग्रोथ कहलाता है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी कहती है आपको ग्रोथ, वो क्या कहती है? इंक्रीज इन मास। इन दो क्राइटेरिया दिया है ग्रोथ के, एक इंक्रीज इन मास, अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ है, और दूसरा दो दिए हैं, एक इंक्रीज इन मास और दूसरा दिया है इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। तो ग्रोथ को यहाँ पे हमने जो है वो क्या कैसे डिफाइन किया? एक तो रिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज है ऑर्गन, टिश्यू, पार्ट्स, ऑर्गेनिज्म, और दूसरा कि इंक्रीज इन मास हो रहा है तो ग्रोथ है, इंक्रीज इन नंबर हो रहा है तो ग्रोथ है। और एक चीज और याद रख लेनी है आपको कि ये जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अब आप कहोगे कि ये डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो ग्रोथ करते हैं, तो हमें तो डिफाइनिंग होना चाहिए था, क्योंकि लिविंग करते हैं और नॉन लिविंग नहीं करते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि हमने क्या क्राइटेरिया लिया है कि ग्रोथ क्या होता है, तो आपको क्लियर रखना चाहिए इंक्रीज इन मास। तो ऐसा जरूरी है कि सिर्फ इंक्रीज इन मास जो है वो लिविंग में ही होता है? हमने देखा है कि इंक्रीज इन मास जो है वो नॉन लिविंग में भी होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूं, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपने सैंड माउंट, ठीक है, तो जो सैंड के टीले होते हैं या स्नो माउंटेन्स, बर्फ के पहाड़, तो वहां पे क्या होता है कि जब टाइम बढ़ता जाता है तो सैंड की एक्यूमुलेशन होती है, सैंड की और ज्यादा एक्यूमुलेशन होगी, यानी सैंड जमा होता जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा तो स्नो जो है और एक्यूमुलेट होगा, या स्नो की हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऊंचा होता जाएगा, और मास जो है वो भी बढ़ता जाएगा। और इसमें भी सैंड के एक्यूमुलेशन से मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? सैंड माउंट से या स्नो माउंटेन से
कि मास इंक्रीज होता है नॉन लिविंग थिंग का भी। और मैंने कहा था डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, जिसका एग्जेप्शन ना हो। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि सारे लिविंग ग्रोथ करने चाहिए थे और कोई भी नॉन लिविंग जो है ग्रोथ नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब हमने ग्रोथ का एक फीचर क्या लिया, इंक्रीज इन मास, तो हमने देखा कि सारे लिविंग में तो इंक्रीज इन मास होता ही है, साथ के साथ कुछ नॉन लिविंग भी मास इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब कि एक एग्जेप्शन आ गया कि कुछ नॉन लिविंग भी इंक्रीज मास करते हैं। तो एग्जेप्शन आते ही वो डिफाइनिंग फीचर नहीं रह गया, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर रह गया। तो समझ आ गया। तो आपसे कोई पूछेगा कि ग्रोथ, व्हाई ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप कह देना देयर आर सम एक्सेप्शन सच एज सैंड माउंटेन एंड स्नो माउंटेन्स वेयर accumulation of snow and sand increases its mass and we know increase in mass is a criteria of growth, hence it is not a defining feature। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे। इसके अलावा आपको ये भी जानना है कि ग्रोथ जो है वो कब होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रोथ कब होती है, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर रखना कि दो तरह के हमें रिएक्शन आगे पढ़ने होंगे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म जो होता है वो क्या होता है, सिंथेटिक रिएक्शन है, सिंथेटिक रिएक्शन, जिसके अंदर छोटे छोटे जो रिएक्टेंट है वो मिलके बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं। और कैटाबॉलिज्म जो है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, जिसके अंदर बड़े बड़े जो रिएक्टेंट है वो टूट के छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब एनाबॉलिज्म यानी बनने वाली चीज ज्यादा हो जाएगी किससे, अगर टूटने वाले या डिस्ट्रक्ट होने वाली चीज से, तो क्या होती है, ग्रोथ होता है। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा हो जाए, वाइस वर्सा यानी कि ये ज्यादा हो जाए और ये कम हो जाए। ठीक है, ये कम हो जाए और ये ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा, डिग्रोथ, यानी तब मास जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो मास इंक्रीज करने के लिए ये केस होता है कि बननी चीजें ज्यादा चाहिए और जो डिस्ट्रक्ट होने वाली रिएक्शन है वो कम हो, यानी तोड़ने वाली जो रिएक्शन है वो कम हो, तो ग्रोथ होती है, मास इंक्रीज होता है। और इसका उल्टा हो जाए यानी कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाए एनाबॉलिज्म से, तो ग्रोथ जो है वो कम होती है, मास डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे याद रहेगा ये चीज। इसके बाद ग्रोथ जो है वो दो तरीके की होती है। ग्रोथ कितने तरीके की होते हैं, दो। तो दो कौन कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। अब इंटरनल ग्रोथ जो है वो किससे होता होगा, रिएक्शंस वगैरह जो हमारे बॉडी में होती है, ठीक है, उससे। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ यानी एक्सटर्नल ग्रोथ। अब एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो बेसिकली किस में होती है, तो यहाँ पे देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक्सट्रिंसिक जो है यानी एक्सटर्नल ग्रोथ ये कहाँ होती है, तो यहाँ पे याद रखना कि ये प्लांट को नॉन लिविंग होती है। किसमें होती है, नॉन लिविंग में। अब नॉन लिविंग में कैसे, तो अभी हमने पढ़ा कि ये जो स्नो माउंटेन है ये नॉन लिविंग है और इसमें ग्रोथ कहाँ से हो रही है, बाहर से एक्यूमुलेशन स्नो का हो रहा है, तो एक्सटर्नल ग्रोथ है। तो ये नॉन लिविंग होती है और ये लिविंग होता है, इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, अंदर से जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती है हमारे बॉडी में वो ऐसा करवाती है। और जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है ये डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन इंट्रिंसिक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि अंदर से ग्रोथ सिर्फ लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती। तो यानी कि कोई एक्सेप्शन नहीं है इंट्रिंसिक ग्रोथ का नॉन लिविंग में, तो इसी कारण से डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में भी होती है। ठीक है, तो इसी कारण से एक्सेप्शन है, तो इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्रोथ को कैसे समझा, फिर से एक बार देख लो। ग्रोथ को हमने समझा कि ग्रोथ जो है वो इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर है। दूसरा, अगर हमने इंक्रीज इन मास क्राइटेरिया लिया ग्रोथ का, तो नॉन लिविंग थिंग भी है
जो कुछ ऐसे इंक्रीज इन मास कर लेते हैं, तो इस ढंग से एक्सेप्शन आ गया। तो ग्रोथ को हमने डिफाइनिंग फीचर नहीं रखा, सिर्फ क्या रखा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। पहली चीज क्लियर। उसके बाद याद रखना है कि ग्रोथ कब होती है। तो ग्रोथ होती है जब एनाबॉलिज्म ज्यादा हो कैटाबॉलिज्म से, यानी बने चीज ज्यादा और जो कहते हैं ना कि नष्ट होना, नष्ट कम हो, तो सिंथेटिक रिएक्शन ज्यादा हो डिस्ट्रक्टिव से, तो ग्रोथ होती है। इसका उल्टा हो जाएगा तो डी ग्रोथ यानी मास डिक्रीज होगा। अब ग्रोथ जो है वो दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो बेसिकली क्या होता है, अंदर से इंटरनल ग्रोथ, जो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के कारण होता है। तो ये डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ऐसी टाइप की इंटरनल ग्रोथ सिर्फ लिविंग में होती है, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होती है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो डिफाइनिंग फीचर है। वही दूसरी तरफ जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, एक्सटर्नल ग्रोथ, वो बाहर से एक्यूमुलेट होने के कारण होती है किसी चीज के, तो वो नॉन लिविंग में होती है। जैसे कि हम बर्फ के पहाड़ या रेत के पहाड़ पढ़ सकते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि नॉन लिविंग में हो रहा है, तो एक्सेप्शन आ गया ना कि नॉन लिविंग में भी हो रहा है, तो इस कारण से वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन जब हम ग्रोथ लेते हैं तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों लेते हैं, तो दोनों में से किसी भी एक में एक्सेप्शन है तो पूरे ग्रोथ का एक्सेप्शन हो गया, तो इसीलिए पूरे ग्रोथ को हम जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं मान रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उनको भी हम 1 बाय